नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब। झारखंड उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए झारखंड सरकार से जवाब की मांग की है। झारखंड में ओबीसी आयोग यानी पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। झारखंड सरकार से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसा न करने पर झारखंड के कार्मिक सचिव को सशरीर उपस्थित होना होगा। बताया गया है कि झारखंड के सब नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल माह में ही खत्म हो गया था। 27 अप्रैल 2023 तक नए चुनाव हो जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण ये है कि झारखंड सरकार ने नगर निकायों के लिए, जी हाँ, नगर निकायों के नए चुनाव कराने से पहले ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करने का फैसला किया है। ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत ओबीसी आयोग के माध्यम से तय किया जाना है, लेकिन अब तक इस आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। जेएसएससी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। जेएसएससी के द्वारा यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित नगर पालिका संवर्ग संयुक्त स्तरीय एग्जाम में गड़बड़ी के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। बता दें कि शुक्रवार को मोराबादी मैदान से राजभवन तक सड़क मार्च कर छात्रों ने अपना गुस्से का इजहार किया। खबरों को माने तो छात्रों का मानना है कि आयोग द्वारा 29 अक्टूबर को आयोजित एग्जाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल करके एक बार फिर से आयोग परीक्षा आयोजित करे। सड़क पर उतरे इन छात्रों के द्वारा जमकर सरकार के खिलाफ नारा लगाया गया और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी पर सीट को बेचने का भी आरोप लगाया गया। बता दें कि परीक्षार्थियों की शिकायत के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हालांकि गुरुवार को 5 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द करते हुए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इधर सिमडेगा से बड़ी खबर है। यहाँ सिपाही ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। सिमडेगा जिले से बड़ी खबर है। यहाँ कोलेबिरा में गुरुवार को अपनी कार से धक्का मारकर 2 ग्रामीणों को जख्मी करने, साथ ही भीड़ से खुद को बचाव करने के क्रम में फायरिंग करने वाले पुलिस जवान की पुलिस कस्टडी में स्वयं को गोली मारकर खुदकुशी का मामला सामने आया है। बता दें कि यह घटना रात में लगभग 8:30 बजे कोलेबिरा थाना परिसर में हुई है। बता दें कि सिपाही सत्यजीत कच्छप ने पुलिस जीप में पीछे बैठे रहने के दौरान अपनी इंसास राइफल से सिर में गोली मार ली। इस घटना से पुलिस परिवार सकते में है। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिला के कोलेबिरा पुलिस स्टेशन में सिपाही सत्यजीत कच्छप की खुदकुशी से सभी हैरान हैं, क्योंकि इस घटना की जांच एसपी कर रहे हैं। बताया गया है कि जांच में सहयोग के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। बड़ी खबर है, झारखंड के इन इलाकों पर आज भी हो सकती है बारिश। 5 नवंबर के बाद गिरेगा तापमान। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में सुबह से ही बादलों का घेरा है। बता दें कि मौसम विभाग को माने तो राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 नवंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बादलों के कारणों से न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। वहीं 5 नवंबर के बाद झारखंड में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। बता दें कि इस गिरावट के बाद झारखंड में ठंड की वृद्धि होगी। वहीं झारखंड के कई इलाकों में 5 और 6 नवंबर को सुबह कोहरा और धुंध देखने को मिलेगा। जैक ने जारी की नई गाइडलाइन। 3 साल इंटर में फेल हुए तो फिर से देनी होगी 11वीं की परीक्षा। झारखंड में 3 साल लगातार इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम में असफल होने पर छात्रों को अब चौथी बार 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसे छात्रों को चौथे साल में दोबारा 11वीं की परीक्षा देनी होगी, तब जाकर उन्हें 12वीं की परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक में कराना होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इसको लेकर
गाइडलाइन जारी कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कहा गया है कि जो छात्र 2021 से लगातार इंटर की एग्ज़ाम में असफल हो रहे हैं या पिछले 3 सालों पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और अब उन्हें लगातार 3 साल बाद तभी इंटर की एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा जब वे पुनः रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके लिए उन्हें 11वीं की परीक्षा भी पुनः पास करनी होगी। पूर्व में वे 11वीं पास करने के बाद भी उन्हें पुनः 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। इसके लिए जैक ने 11वीं का पंजीयन शुरू कर दिया है। झारखंड की लोक अदालतों में निपटे 3 वर्षों में 26 लाख मामले। झारखंड की अदालतों में मामलों का बोझ कम करने और छोटे छोटे विवादों का न्यायालय पहुंचने से पहले ही निपटान करने के झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के प्रयास का काफ़ी असर दिख रहा है। झारखंड के लोग न्याय के वैकल्पिक साधनों पर भरोसा कर विवादों के लिए कम खर्च में त्वरित निष्पादन में रुचि दिखा रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालतों के दौरान लगभग 3 वर्षों में 26,03,040 मामलों का निपटान किया गया है। इनमें 22,37,635 ऐसे मामले थे जिनका न्यायालय पहुंचने से पहले ही निपटारा किया गया। वहीं अदालतों ने लंबित 3,65,405 मामलों का लोक अदालत में निपटारा किया गया। 2021 से लेकर मई 2023 तक लोक अदालतों में कुल 30,64,182 मामले आए। इनमें 26,03,040 यानी 85% मामलों का निपटारा हुआ है। बता दें कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा सभी पक्षों की आपसी सहमति से होता है। इसके लिए सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार तैयारी करते हैं। उच्च न्यायालय में भी लोक अदालत में मामलों को भेजने के लिए विशेष बेंच का गठन किया जाता है। यहाँ दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामलों को लोक अदालत में भेजा जाता है। 9 दिसंबर को झारखंड की सभी अदालतों में लोक अदालत लगेगी। सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। झारखंड में वन क्षेत्रों में रहने वालों को वन अधिकार पट्टा देने के लिए 6 नवंबर से विशेष अभियान। झारखंड में वनों पर निर्भर लोगों को वन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार 6 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी। सरकार ने इसे अबुआ वीर दिशोम वन अधिकार अभियान नाम दिया है। इसके तहत आदिवासी और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत उन्हें चिन्हित क्षेत्र में खेती करने, वनोपजों पर आधारित आजीविका संबंधी कार्य करने का अधिकार हासिल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने के प्रति संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को ही इस अभियान की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी और उस दिन झारखंड के 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं ने जल, जंगल और ज़मीन तथा इसके संसाधनों की रक्षा के लिए समर्पित और संगठित प्रयास करने की शपथ ली थी। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज़। 2024 में सैलरी बढ़ने के अच्छे चांस। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय कंपनियां वर्ष 2024 में अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी हाइक दे सकती हैं। भारत में उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इस कारण वर्कफोर्स की संख्या में भी वृद्धि होगी। हाल ही में WTW की वेतन बजट योजना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वर्ष 2024 में 9.8% की अनुमानित वेतन वृद्धि देने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगा। कंपनियां 2024 के लिए अपने वेतन वृद्धि बजट में संशोधन कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण श्रम बाजारों में सख्ती और बढ़ती महंगाई है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण वेतन प्रस्तावों में वृद्धि हुई है, क्योंकि कंपनियां अब असाधारण कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रीमियम वेतन प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। इसके साथ ही महंगाई का बढ़ता प्रभाव वेतन बजट बढ़ रहा है। जैसे जैसे जीवन यापन की लागत बढ़ती है, कर्मचारी स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि उनके वेतन में वृद्धि होगी।
इससे लोगों के बीच वेतन की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे कंपनियों को वेतन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। WTO रिपोर्ट से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल आधी से अधिक कंपनियों ने 2022 के आंकड़ों की तुलना में चालू वर्ष के लिए अपने वेतन बजट का विस्तार किया है। इसके अलावा इनमें से एक चौथाई कंपनियों ने दिसंबर 2022 में निर्धारित बजट अनुमानों को भी पार कर लिया है। आर्थिक अनिश्चितता के बीच की भी कंपनियों के बीच अधिक वेतन वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह इस मेगा फूड इवेंट का सेकेंड एडिशन है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसी बनी है। यह फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीएम मोदी ने कहा, पैकेज्ड फूड की मांग काफ़ी बढ़ी है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल इंटरप्रेन्योर के लिए अनएक्सप्लोरर जहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योग और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी ही खाद्य विविधता भी है। हमारी ये फूड डाइवर्सिटी दुनिया के हर निवेशक के लिए लाभकारी होगा। भारत का सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने फूड हैबिट को आयुर्वेद से जोड़ा। मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। भारत में हमने इन्हें श्री अन्न की पहचान दी है। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। देश में कोविड-19 संक्रमण के सामने आए 19 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 242 दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,33,294 है। वहीं संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,50,01,362 हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,67,826 हो गई हैं। वहीं देश में संक्रमण से रिकवर होने की दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वेबसाइट के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.67 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है।